हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल कवरिंग के बारे में, अर्थात कोशिका आवरण के बारे में। गाइज, कोशिका के दो आवरण होते हैं, एक होता है सेल वॉल जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। लेकिन उससे पहले कल हमने जो पढ़ा है साथियों, 2-5 मिनट में उसका रिवीजन कर लेते हैं हर वीडियो की तरह, और उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये बताओ साथियों कि कल हमने किसके बारे में पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य के बारे में, और भैया सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेज एकल झिल्ली कोशिकांग के बारे में, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग के बारे में और बिना झिल्ली वाले कोशिकांग के बारे में। तो आइए इनका रिवीजन करते हैं, उसके बाद में साथियों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया? हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी। गाइज, साइटोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है कोशिका विज्ञान। ये विज्ञान की वह शाखा है, फिर हम कह सकते हैं कि यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं साथियों? सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, 5 क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो 5 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसका रिवीजन। प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था गाइस सबसे पहले हमने। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? कोई मुझे बताएगा? इसे हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। गाइस, इस जीव द्रव्य की खोज की थी भैया पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? पुरकिंजे ने। और इससे संबंधित कथन दिया था हक्सले ने। हक्सले नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने साथियों प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है, ये जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का, सजीवों के शरीर का भौतिक आधार होता है। सजीवों के शरीर का भौतिक आधार होता है। बोलो, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? ये आपसे एक बार एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था कि भैया ये कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था कि जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का भौतिक आधार होता है? तो ये दिया था हक्सले ने। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो भैया पुरकिंजे ने की थी। क्या होता है गाइज प्रोटोप्लाज्म? तो देखिए, मान लीजिए ये आपकी सेल है। सेल, मैंने अभी आपको बताया कि सेल के दो आवरण होते हैं, एक होता है कोशिका भित्ति, एक होता है कोशिका झिल्ली। तो गाइज, कोशिका झिल्ली के अंदर जो कुछ भी पदार्थ आपको दिखता है वो सभी साथियों प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। वो सभी क्या कहलाता है? वो सभी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। देखिए, प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर के बना होता है? कोशिका द्रव से। कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक गाढ़ा सा लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, उसे ही कहा जाता है कोशिका द्रव। एक होता है केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव। और एक होता है साथियों कोशिकांग। ये कोशिकांग साथियों किस में उपस्थित होते हैं? ये कोशिकांग उपस्थित होते हैं कोशिका द्रव में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप सूत्रकणिका कहते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ये सभी क्या है? ये कोशिका के अंग है, कोशिकांग है। तो ये तीनों मिलकर साथियों किसका निर्माण करते हैं? ये करते हैं भैया प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का। इतनी बात समझ में आई नहीं है? तो या तो आप ये कह दीजिए कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिकांग से मिलकर के बना होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है, जो कुछ भी पदार्थ पाया जाता है, वो क्या है? वो प्रोटोप्लाज्म है, वो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी और इससे संबंधित एक कथन दिया था हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने कि जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का भौतिक आधार होता है। ये एनडीए की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कल इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों हमने चर्चा की थी एकल झिल्ली वाले कोशिकांग के बारे में। एकल झिल्ली वाले कोशिका कौन कौन से थे भैया?
एकल झिल्ली वाले कोशिकांग थे साथियों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन कौन से थे साथियों? तो गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल्स। और कौन कौन से थे? तो लाइसोसोम। ये थे साथियों एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, ये एकल झिल्ली कोशिकांग। अब बात करते हैं दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग की। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिन पर दो झिल्ली का आवरण पाया जाता है, इनमें आता है न्यूक्लियस। क्या आता है? न्यूक्लियस। नंबर 2 पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया और नंबर 3 पर आता है क्लोरोप्लास्ट। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं बिना झिल्ली वाले कोशिकांग की। बिना झिल्ली वाले कोशिकांग की, तो बिना झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। नंबर 1 पर आता है राइबोसोम, नंबर 2 पर आता है माइक्रोबॉडीज और नंबर 3 पर आता है सेंट्रोसोम्स। ये थे भैया बिना झिल्ली वाले कोशिकांग जिस पर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं था। तो कल इन पर हमने चर्चा की थी डिटेल में, लगभग 40 मिनट साथियों हमने इन दोनों टॉपिकों पर बात की थी। तो ये तो कल का रिवीजन हो गया गाइज। अब मेरे बारे में सुन लीजिए। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे बायोलॉजी के टॉपिकों पर वीडियो बना रखी है। बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर की एमसीक्यू करवा रखी है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिन पर भैया पेड कोर्स में भी क्लास उपलब्ध नहीं है। ऐसे टॉपिकों पर साथियों मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें और उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास हमारी प्रत्येक वीडियो पहुँच सके। तो गाइज, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी का लिंक आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो इन चैनलों को और फॉलो कर सकते हो इन पेजों को। तो भैया, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे बढ़े और आज की क्लास की शुरुआत करें। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल कवरिंग, कोशिका के आवरण के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाओगे? सेल कवरिंग। सेल कवरिंग, कोशिका आवरण। कोशिका आवरण गाइज, जो कोशिका होती है उस कोशिका के 2 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं भैया? 2 आवरण। एक होता है साथियों सेल वॉल, जिसे आप कहते हो कोशिका भित्ति, और दूसरा आवरण होता है साथियों सेल मेम्ब्रेन का, जिसे आप कोशिका झिल्ली कहते हो। कोशिका झिल्ली कहते हो, या फिर इसी का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली। देखिए,
मैं आपसे बात कर रहा था सेल कवरिंग के बारे में, कोशिका के आवरण के बारे में। कोशिका के गाइज दो आवरण होते हैं, एक होता है सेल वॉल जिसे आप कोशिका भित्ति कहते हो, और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों एक ही नाम है, एक के ही नाम है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जिसे आप कहते हो। इतनी कहानी समझ में आई। तो गाइज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। तो गाइज अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है तो अब हम शुरुआत करते हैं सेल वॉल की। किसकी? सेल वॉल। ध्यान से सुनना गाइज, आपके एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सेल वॉल हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या होता है कोशिका भित्ति? याद रखना मेरे दोस्त, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। सबसे बाहरी आवरण होता है। जैसे गाइज हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? आपकी त्वचा होती है। वैसे ही साथियों ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कौन? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इतनी बात समझ में आ गई। गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसकी खोज की थी साथियों जिसने भाई साहब सबसे पहले कोशिका की खोज की थी ना, उसी ने। नाम क्या है उसका? रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक ने ही साथियों इस कोशिका भित्ति की खोज की थी। अब बात आती है कि ये कार्य क्या करता है साथियों सेल वॉल। तो इसका कार्य है भैया ये आकृति और भैया सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका को आकार प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। कौन साथियों? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी साथियों। और बात करें तो ये आकार, आकृति वह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके भैया, बात करते हैं साथियों एनिमल सेल की, जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका में साथियों ये सेल वॉल, ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल पाई ही नहीं जाती। जंतु कोशिका में हम आते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, ये सब किस में आते हैं? जंतुओं में आते हैं। तो जंतुओं की जो कोशिका होती है साथियों उसमें भैया कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रकार के कोशिका में जंतु को सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो आप बता देना भैया जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये तो हो गई पहली बात। क्या भाई प्लांट सेल होती है, जो प्लांट सेल होती है, पादप जो कोशिका होती है, क्या पादप की कोशिका में ये सेल वॉल पाई जाती है क्या? तो हम कहेंगे भैया पाई जाती है। राइट का चिन्ह का मतलब है पाई जाती है और क्रॉस का चिन्ह का मतलब है नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती है तो भैया ये किसकी बनी हुई होती है? ये आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसकी बनी हुई होती है साथियों? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इस प्रकार से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नंबर 3 पर बात करते हैं बैक्टीरियल सेल, जीवाणु की कोशिका।
जो जीवाणु की कोशिका होती है, क्या इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है? क्या सेल वॉल पाई जाती है? तो आप कहोगे जी हाँ, पाई जाती है। तो भैया पाई जाती है तो किसकी बनी हुई होती है, हमें तो ये बताओ। तो भैया ये बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन, म्यूरेमिक एसिड और भैया अमीनो एसिड। इन तीनों से मिलकर के साथियों आपका जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, जीवाणु की जो कोशिका होती है, उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। तो आपसे अगर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया की कोशिका में, जीवाणु की कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की, म्यूरेमिक एसिड की और एमिनो एसिड की। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई परेशानी? नंबर 4 पर बात करते हैं साथियों। यहां पर जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होती है, एल्गी की जो सेल होती है, यानी कि शैवाल की जो कोशिका होती है, शैवाल की कोशिका, क्या इस शैवाल की कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती? तो आप कहोगे भैया पाई जाती है। अरे भैया अगर सेल वॉल पाई जाती है कोशिका, शैवाल की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो किसकी बनी होती है? तो भैया ये बनी होती है किसकी? गैलेक्टोन्स की, सेलुलोज। सेलुलोज अच्छे से लिखता हूं, आपको अच्छे से समझ में। सेलुलोज, गैलेक्टोन्स और भैया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों से मिलकर के बनी हुई होती है साथियों शैवाल की कोशिका की सेल वॉल। यानी कि जो शैवाल की कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति किस किस से मिलकर के बनी होती है? सेल्यूलोज से, गैलेक्टोन से और कैल्शियम कार्बोनेट से। इतनी बात समझ में आ गई? नंबर 5 पर बात करते हैं साथियों यहां पर किसके बारे में? तो गाइज कवक की कोशिका, फंगल सेल। जो फंगल सेल होती है, जो कवक की कोशिका होती है, जो कवक की कोशिका होती है, क्या इस कवक की कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती? तो भैया पाई जाती है। ये सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन बनी किसकी होती है? तो भैया काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है भैया कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो आप आंसर दोगे काइटिन की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो सेलुलोज की, गैलेक्टोन्स की, कैल्शियम कार्बोनेट की। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन्स की, म्यूरेमिक एसिड की और एमिनो एसिड की। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो भैया जंतुओं में तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती। अगर नहीं पाई जाती तो भैया किसकी बनी होगी? नहीं पाई ही नहीं जाती साथियों। ठीक है। और जो कोशिका भित्ति होता है साथियों, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक जी ने। बोलो क्या समझ में नहीं आया साथियों? क्या काम करती है ये? आकार, आकृति और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया गाइज। एक बार और रिवीजन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखिए हम सेल कवरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कोशिका के आवरण के बारे में बात कर रहे हैं। कोशिका के दो आवरण होते हैं, एक होता है सेल वॉल और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। तो ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जिस तरीके से हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण त्वचा होती है हमारी, ठीक उसी तरीके से कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है।
गाइज इसकी खोज रोबोटुक ने की थी। इसका कार्य हमारे कोशिकाओं को आकार आकृति में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इतनी बात क्लियर है। जो जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लांट की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूरेमिक एसिड और अमीनो एसिड की बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, गैलेक्टोन्स की और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कवक की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। उससे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लेना भैया। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब हम बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इसी का ही दूसरा नाम है साथियों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में भी सेम नाम है, प्लाज्मा झिल्ली। इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है साथियों कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, ये भैया दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। मैंने आपको बताया था साथियों कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, ध्यान से सुनना मजा आएगा। जो सेल होती है भैया, वो सेल दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो जाओ पहले की वीडियो जाकर देख सकते हो। मैंने कहा कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो भैया ये जो कोशिका झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। इतनी बात क्लियर? ओके गाइज, देखो जो प्लांट सेल होती है भैया, वो उसका आकार कुछ इस तरीके से होता है, चौकोर टाइप में होती है। और एक तरफ है साथियों एनिमल सेल। एनिमल सेल कुछ इस तरीके से होती है। तो प्लांट सेल को हिंदी में कहा जाता है पादप कोशिका। पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे जो बाहरी आवरण होता है वो होता है भैया सेल वॉल का, यानी कि कोशिका भित्ति का। और जो दूसरा आवरण होता है, जो दूसरा आवरण होता है साथियों, ये होता है भैया सेल मेम्ब्रेन का। किसका? सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका। लेकिन साथियों मैंने बताया था कि एनिमल सेल यानी कि जंतुओं की कोशिका में साथियों जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो पाई नहीं जाती। और एनिमल सेल का सबसे जो बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी जो आवरण होता है साथियों, वो होता है सेल मेम्ब्रेन का। किसका? सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का। किसका भैया? कोशिका झिल्ली का। तो बोलो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि जो कोशिका भित्ति है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों प्रकार की
कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, या फिर आप कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट सेल का दूसरा आवरण होता है, और भैया प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है सेल वॉल कोशिका भित्ति। लेकिन बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, और इसमें भैया सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। किसमें भैया? इस एनिमल सेल में। इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ। ओके, अब बात आती है कि ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है साथियों फोस्फोलिपिड्स की। किसकी? फोस्फोलिपिड्स की। लिपिड्स से कहा जाता है फैट को, वसा को, और वसा के आगे साथियों जब फास्फर जुड़ जाता है, फोस्फर जुड़ जाता है, तो निर्माण होता है फोस्फोलिपिड्स का। और इसी फोस्फोलिपिड्स की साथियों कौन बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है। बोलो, अब तक हमने जो पढ़ा, क्या प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित, कोशिका झिल्ली से संबंधित आपको समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले मैंने कहा कि कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। फिर मैंने कहा कि प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, और प्लांट सेल का दूसरा सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। और जो एनिमल सेल है साथियों, उस एनिमल सेल में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। और भैया ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है फोस्फोलिपिड्स की। किसकी बनी हुई होती है? फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके, मिटा देता हूं साथियों। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। यहां तक की कहानी समझ में आई गाइज आपको कोशिका झिल्ली के बारे में? क्या कोशिका झिल्ली के बारे में यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, अब बात करते हैं साथियों कि इसका कार्य क्या है। तो देखिए, ये जो झिल्ली होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। देखिए, मैंने क्या कहा आपसे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मैं स्पेलिंग सही कर देता हूं, परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कौन साथियों? ये भैया सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। मैंने कहा साथियों कि कोशिका झिल्ली का कार्य पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपको इतना बताया कि ये जो झिल्ली होती है साथियों, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब आप कहोगे कि भैया ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है? तो देखिए, ये सेल है, और सेल के ऊपर ये एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के ऊपर साथियों ये आवरण पाया जाता है, और यही आवरण किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। और ये कैसी होती है? ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। कहने का मतलब साथियों, इस कोशिका के अंदर बाहर से कुछ आने वाले मॉलिक्यूल्स को और अंदर से बाहर जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स को ये संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। देखिए, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर बाहर से आने वाले अणुओं, वह कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, वह कोशिका के बाहर, अंदर से
जाने वाले अणुओं को रेगुलेट, संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। मैंने क्या कहा, यह कोशिका झिल्ली है। किस प्रकार की है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। बाहर से आने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स को, बाहर से आने वाले अंदर, यानी कि बाहर से अंदर आने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स को, या फिर अंदर से बाहर जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स को ये रेगुलेट करने का कार्य करती है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। मैं कैमरा को इधर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। हाँ, तो मैंने कहा कि बाहर से अंदर जाने वाले अणुओं को और अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। आसान भाषा में मैंने ये लिखा है कि कोशिका के अंदर बाहर से आने वाले अणुओं को और कोशिका के बाहर अंदर से जाने वाले अणुओं को रेगुलेट करने का कार्य करती है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। मान लीजिए साथियों, ये सेल वॉल है। अब बाहर से कोई खराब पार्टिकल कोशिका के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ये सेल वॉल जो होती है साथियों, सेल वॉल नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो भैया इसे अंदर जाने नहीं देता। मान लीजिए कोशिका के अंदर से कोई अच्छा कण कोशिका के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है साथियों, तो भैया ये उस अच्छे कण को कोशिका से बाहर नहीं जाने देता। कौन? सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली। मैंने सिंपल सी बात यह है साथियों, इतनी सारी बात आपको याद रखना नहीं है, रखना है कि इसकी जो साथियों ये सेमी प्रीमियल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है साथियों, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि ये आधे अणुओं को, कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही साथियों अपने आर पार होने देती है। अंदर से बाहर से अंदर जाने देती है और बाहर अंदर से बाहर जाने देती है कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही, कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही। बोलो समझ में आया नहीं आया? नहीं आया है तो कोई बात नहीं एक बार और समझाता हूं। देखिए, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि ये आधे अणुओं को ही अपने आर पार होने देती है, कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, कुछ गिने चुने अणुओं को ही साथियों ये अंदर से बाहर जाने देती है और बाहर से अंदर आने देती है। कौन? ये भैया कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। मान लीजिए बाहर से कोई खराब पार्टिकल कोशिका के अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है तो उसे रोक देती है। मान लीजिए कोशिका के अंदर कोई अच्छा पार्टिकल है, वो कोशिका से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे नहीं जाने देती। तो ये किस प्रकार की होती है? ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये इसका कार्य है साथियों कि कोशिका के अंदर बाहर से आने वाले अणुओं को, वह कोशिका के बाहर अंदर से जाने वाले अणुओं को रेगुलेट, संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। समझ में आ गई इतनी कहानी? ओके भैया, अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है साथियों, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि दोहरी परत वाली संरचना होती है। एक परत तो ये और एक परत ये तो हो गई साथियों इसकी ऊपरी परत या ऊपरी भाग, ये तो हो गया इसका ऊपरी भाग, और ये हो गया भैया इसका निचला भाग। दोनों भागों के बीच की जो चौड़ाई है साथियों, ये होती है 75 एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली की दोनों परतों के बीच का गैप कितना होता है, तो 75 एंगस्ट्रॉम होता है। और इन दोनों परतों के बीच में क्या होते हैं साथियों? फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं साथियों? फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल लगे होते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है? ये है भैया फॉस्फोलिपिड्स के अणु, मॉलिक्यूल। इतनी कहानी समझ में आई? मैंने कहा कि इसकी संरचना दोहरी परत वाली संरचना होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है।
ये है इसकी ऊपरी परत, ये है इसकी निचली परत। दोनों परतों के बीच का गैप होता है 75 एंगस्ट्रॉन का, और इन दोनों परतों के बीच में साथियों फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। आइए समझते हैं फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल की संरचना के बारे में। कुछ इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल की संरचना होती है। ये वाला भाग है साथियों हेड, सिर वाला भाग, और ये वाला भाग है साथियों टेल यानी कि पूंछ वाला भाग। ये जो सिर वाला भाग होता है साथियों, ये होता है भैया हाइड्रोफिलिक। ये होता है हाइड्रोफिलिक। कहने का मतलब, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है साथियों ये पानी में आसानी से घुल जाता है। राइट का चिन्ह का मतलब है घुल जाता है। और ये टेल वाला भाग जो होता है साथियों, ये होता है भैया हाइड्रोफोबिक। कहने का मतलब ये भैया पानी में नहीं घुल पाता आसानी से। तो जो हाइड्रोफिलिक वाला भाग है साथियों, ये होता है ध्रुवीय भाग। ये ध्रुवीय भाग होता है। और ये हाइड्रोफोबिक वाला जो भाग होता है, जो पानी में नहीं घुलता साथियों, ये होता है अध्रुवीय भाग। ये होता है अध्रुवीय भाग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? हाँ दिख तो रहा है भैया। चलो एक बार और समझाते हैं। हम बात कर रहे थे साथियों कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में। तो साथियों ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि दो परतों वाली संरचना होती है। एक होती है साथियों इसकी ऊपरी परत और एक होती है इसकी निचली परत। दोनों परतों के बीच का गैप होता है 75 एंगस्ट्रॉन का, और दोनों परतों के बीच में साथियों कौन लगा हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ये देखिए ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल है साथियों। अगर हम इसकी एक संरचना उठाकर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये ऊपर वाला भाग साथियों इसका सिर वाला भाग है, निचला वाला भाग साथियों इसका पूंछ वाला भाग है। जो सिर वाला भाग होता है साथियों ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी में आसानी से घुल जाए, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है साथियों जो पानी में नहीं घुलता है आसानी से। तो पूंछ वाला भाग हाइड्रोफोबिक होता है और सिर वाला भाग साथियों हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है उस भाग को ध्रुवीय भाग कहा जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है उस भाग को अध्रुवीय भाग कहा जाता है। बोलो इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई? साथियों इसकी संरचना को समझाने वाले दो वैज्ञानिक थे। जो कोशिका की जो संरचना है ना, इस कोशिका की संरचना को दो वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम था सिंगर व निकोलसन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने साथियों कोशिका की संरचना को समझाया, और इन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से साथियों जो हमारा सैंडविच होता है, सैंडविच में दो ब्रेड की परतों के बीच में जिसे ककड़ी प्याज टमाटर लगे होते हैं, ठीक उसी तरीके से साथियों इस कोशिका झिल्ली की दो परतों के बीच में क्या लगे होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका झिल्ली की संरचना को, इस कोशिका की संरचना को नहीं, कोशिका झिल्ली की संरचना को, तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सिंगर व निकोलसन। इन्होंने भैया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दी। इन्होंने कहा कि सैंडविच में दोनों ब्रेड के टुकड़ों के बीच में ककड़ी प्याज टमाटर जिस तरीके से पड़ा रहता है, ठीक उसी तरीके से कोशिका झिल्ली की संरचना में दोनों परतों के बीच में फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। तो कोशिका झिल्ली की संरचना को किसने समझाया था? सिंगर व निकोलसन ने। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो सिंगर व निकोलसन ने दिया था। अब बात आती है साथियों कि सबसे पहले भैया इस कोशिका झिल्ली को किसने देखा? तो सबसे पहले ऑब्जर्व देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो देखने वाले वैज्ञानिक थे साथियों ग्रेंडल थे भैया। इस ग्रेंडल नाम के वैज्ञानिक ने गाइज सबसे पहले इस कोशिका झिल्ली की संरचना को देखा, इस कोशिका झिल्ली को देखा।
और खोज किसने की थी साथियों इसकी? तो इसकी खोज की थी भैया, खोज की थी क्रोमर वैन नगेली ने। क्रोमर वैन नगेली नाम के दो वैज्ञानिक थे साथियों। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका झिल्ली की खोज की। बोलो, ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली खत्म। कुछ बातें समझ में आई, कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवाते हैं बिल्कुल शुरू से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया, एक बार और समझते हैं। हम पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। मैंने आपको 3 बात तो पहले बता दी कोशिका झिल्ली से संबंधित, कि कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। फिर हमने बात की थी साथियों कि प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है और प्लांट सेल का दूसरा सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली का होता है। एनिमल सेल में, जंतुओं की कोशिका में सेल वॉल जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये भैया एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है। और भैया बाद में हमने बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, किसकी बनी होती है? ये फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ये तो हमने पिछली स्लाइड में कोशिका झिल्ली के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं साथियों इसके बारे में, किसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है साथियों, वो देखिए। ये जो झिल्ली होती है साथियों, ये सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, कहने का मतलब यह है साथियों, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इस कोशिका के अंदर बाहर से आने वाले अणुओं को और अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं को, कुछ गिने चुने अणुओं को ही भैया ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देती है। मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि कोशिका के अंदर बाहर से आने वाले अणुओं को, वह कोशिका के बाहर अंदर से जाने वाले अणुओं को रेगुलेट करने का कार्य करती है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। मान लीजिए साथियों कोई अच्छा कण है, अब बाहर जाना चाहता है तो क्यों जाने देगी भैया? ये नहीं जाने देगी। बाहर से कोई खराब पार्टिकल भैया कोशिका के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसको नहीं जाने देगी। ये कुछ सिलेक्टिव, कुछ गिने चुने अणुओं को ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देती है। कौन सी झिल्ली? ये कोशिका झिल्ली। कैसी होती है ये? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, दोहरी परत वाली इसकी संरचना होती है। एक होती है इसकी ऊपरी परत ये वाली, और एक होती है इसकी निचली परत ये वाली। दोनों परतों के बीच का गैप होता है 75 एंगस्ट्रॉन का, और दोनों परतों के बीच में फोस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल इस तरीके से लगे होते हैं। ये क्या है? फोस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अगर हम एक फोस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल की संरचना देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये वाला भाग है साथियों इसका हेड, सिर वाला भाग, और ये वाला भाग है साथियों इसका पूंछ वाला भाग। जो हेड सिर वाला भाग है साथियों, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी में आसानी से घुल जाता है। और जो पूंछ वाला भाग है साथियों, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी में आसानी से नहीं घुलता। जो हाइड्रोफिलिक वाला भाग है उसे ध्रुवीय भाग कहा गया है, हाइड्रोफोबिक वाला भाग है उसे अध्रुवीय भाग कहा गया है। इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई? अब इसकी संरचना को समझाने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था सिंगर, एक का नाम था निकोलसन। इन्होंने भैया कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाया। इन्होंने मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। इन्होंने कहा कि सैंडविच की में जो ब्रेड होती है, वो दो ब्रेड के बीच में जिस तरीके से प्याज, ककड़ी और टमाटर लगे होते हैं, ठीक उसी तरीके से साथियों कोशिका झिल्ली की संरचना में इन दोनों परतों के बीच में फोस्फोलिपिड्स के अणु लगे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके भैया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सिंगर व निकोलसन। और भैया तरल मोज़ेक मॉडल किस वैज्ञानिकों ने दिया था? तो सिंगर व निकोलसन ने दिया था। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले साथियों इस कोशिका झिल्ली को किसने देखा? तो भैया ग्रेंडल नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। और इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो क्रेमर व नगेली ने की थी। बोलो, पूरी XYZ मैंने साथियों कोशिका झिल्ली को आपको समझा दिया। इस कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो गाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बताओ
आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब साथियों, कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन, गुणसूत्र, शायद इन सभी के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। जितना होगा उतना कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में अगली क्लास में देख लेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, अगर कोई गलती हो गई तो हाथ जोड़ के माफ करवाता हूँ। जो कुछ भी आता है समझा दिया आपको। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।